नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम भी जो 6 क्लास की अपनी हिस्ट्री है वो कवर अप करेंगे, जो आपके आने वाले सी टेट में बहुत फुल हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो हमारा भाई जो चैप्टर है वो फोर्थ, क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। भाई किताबें और खबरें क्या बताती हैं? किताबों में भाई बहुत प्रकार के जो पुराने राजा रानियों के जीवन है या हमारे धर्म है वो सब कुछ उनमें लिखा होता है। और खबरों में भाई कैसे कैसे आदमियों को भाई उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार दबाया जाता था वो सभी बताया गया भाई, कहाँ पे दबाया जाता था। ठीक है, तो स्टार्ट करते। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। क्या गया है भाई? जिन्हें सूक्त। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये भी विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रची गई है। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग का देवता है, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से याद कर लेना इसको। ठीक है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश स्कूतों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। क्या थे भाई? सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे वो। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाती है। भाई पूछ लिया जाता है कौन सी भाषा उसकी? भाई प्राक संस्कृति और वैदिक संस्कृति। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो तो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। ठीक है भाई, अब आती है संस्कृति और अन्य भाषाएं। भाई कब कहाँ पे कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत भाषा भारोपीय भारत यूरोप भारत भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं हैं। जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृति, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो भाई, ये इनके शब्द हैं। जैसे संस्कृत में मातृ बोला जाता है, हिंदी में माँ और अंग्रेजी में मदर। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है भाई, कहाँ पे? पूर्व साइड में। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। ठीक है भाई, पूछ लिया जाता है जो पूर्वोत्तर साइड में कौन सी बोली जाती है, वो भाई तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं। और जो भी नीचे अपनी तमिलनाडु साइड में है उनको क्या बोलते हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा की परिवार हैं भाई ये। और जो झारखंड और मध्य भारत के हिस्से में भाई इसको ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्या किया जाता था? ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, पढ़ के सुनाया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। ऋग भाई उच्चारण करते थे और सुनते थे, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातात्विकों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं भाई। इतिहासकार भी पुरातात्विक होते हैं ना, उनकी तरह भाई जो जानकारी मिलती है अतीत से वो इकट्ठा करते हैं और फिर उसके ऊपर विचार करते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोत का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही स्कूत का अंश है। भाई ये उन्होंने बताया हुआ है कि जब वो नदी वगैरह क्रॉस कर रहे थे तो वो नदी को बोल रहे थे कि आप अपनी नदी का भाव कम कर लीजिए, हम यहाँ से गुजर जाएंगे। ठीक है, ऋग्वेद की पांडुलिपियों का एक पन्ना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं भाई। किस पे बनाया जाता है? ब्रुज
वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। कहाँ पे सुरक्षित है भाई? पुणे महाराष्ट्र में एक पुस्तकालय में। विश्वामित्र और नदियाँ, भाई सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लास्ट में पढ़ लीजिए भाई। ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदियाँ खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार है ऋग्वेद में। ठीक है भाई। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। किसके लिए भाई? मवेशियों के लिए, बच्चों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलें उपजाई जाती हैं भाई, जहाँ पे उनको रहने में भाई अच्छी सुविधा हो, अच्छे भाई चारागाह हों, भाई अच्छी भाई उनको फसल उगाई जाए वहाँ पे, उसके लिए भी लड़ते थे। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जो भाई उधर यज्ञ वगैरह करते थे। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यह आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। किसे चुनते हैं भाई? जो बहादुर और कुशल योद्धा। ये नहीं भाई राजा लड़का राजा बनेगा, ठीक है, ये उसको ही अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो गई। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखें। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूले थे। पराये राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन सकता था, क्योंकि भाई उसको अपनी कुशलता दिखानी पड़ती थी कि भाई वो उसके काबिल है या नहीं है। ठीक है। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिसे विश्व शब्द कहते हैं। भाई इसके बारे में हम जो अपना नेक्स्ट चैप्टर उसके बारे में प्रॉपर हम पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विषजन, भरजन या विष, युद्धजन या विष जैसे कई अभिलेख मिले। ठीक है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे क्षत्रिय और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, कहाँ पे हो रही थी भाई? उत्तर पश्चिम में हो रही थी। उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वह क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण, महामीन बड़ा और पाषाण मीन पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। भाई जहाँ पे लोगों को दफन किया जाता था ना, उनके ऊपर लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। इंपॉर्टेंट है भाई, कहाँ पे पूछा जाता है कब्रों की
लिए भाई यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी लगभग 3000 साल पहले। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ये देख लीजिए भाई, इस टाइप से होते थे। इसको शिस्ट बोलते हैं। मेन होल भाई यहाँ से आदमी को डालना होता था भाई, अगर नीचे उन्होंने कुछ इस टाइप से बना रखा था। तो कई बार पुरातात्विकों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं भाई। जहाँ पे कई बार क्या होता है, लोग जमीन के ऊपर ही उनका भाई वो स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसके ऊपर एक पत्थर खड़ा कर देते हैं, उसके ऊपर लिख देते हैं भाई ये कौन कौन है और कब मरा था, ठीक है, उसके बारे में। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों का कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्य की सूची बताई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढो कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। कौन सी मिट्टी थी भैया? जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ठीक है भाई, ऊपर है ये। इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? महापाषाण को जो होते थे जिनके ऊपर होल होते थे इन्हें शिष्ट। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। अब ये भाई जो हड़प्पा टाइम पे मिले हुए खंजर हैं वो है। कुल्हाड़ी घोड़े के लिए समान एक कटार। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना भाई। क्या था भाई? लोगों की सामाजिक, जो गरीब थे भाई उनके पास उस टाइम पे बहुत कम चीज़ें दफनाई जाती थी भाई। घोड़ा या कोई बकरी इस टाइप से दफना दिया, या जो अमीर थे उनके पास भाई गहने जवाहरात उसके अमीर को वहाँ पे भी दिखाते थे। ठीक है। पुरातात्विकवाद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ों मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2, ब्रह्मगिरी को खोजे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता भी कहाँ पे मिले थे। जो 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे वो है ब्रह्मगिरी। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया गया होगा भाई। ठीक है, जो ऊपर होता है। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानें चीहों को काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे भाई। वो रास्ता छोड़ देते थे वहाँ पे। अब इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव को खोजे। यह भीम की सहायक नदी घोड़ की किनारे एक जगह है जहाँ जगह पर 3600-2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों का प्राय गड्ढों में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। कैसे भाई? सीधा लिटाए, और उनका सिर उत्तर की तरफ होता था। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है उनका सिर किस तरफ किया जाता? उत्तर की तरफ। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में और 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। अब ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, ये पिछली बार भी आया होता। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? भाई हम कैसे पता लगा सकते हैं भाई ये एक लड़के का या लड़की का? भाई क्या उस टाइम पे लोग आभूषण दबाते थे भाई? आभूषण तो क्या करते थे, लेडीज भी पहन लेती थी और जेंट्स भी पहन लेते थे। ठीक है, तो भाई हम कैसे पता लगाते हैं इनका? भाई हम ये पता लगाते हैं जो भी लेडीज होती हैं उनकी भाई जो कुल्ले की हड्डी होती है ना, जो बैक साइड की भाई वो ज़्यादा बड़ी होती है और जेंट्स की छोटी होती है, क्योंकि वो भाई बच्चे को जन्म देते हैं जिसके कारण उनकी बड़ी हो जाती है। तो उनका पहचानने का ये कारण था। तो पढ़ लेते हैं।
छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का है या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिली सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डी की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। अब ये चरक संहिता के बारे में पढ़ते हुए हम आज से लगभग 2000 साल पहले एक चरक के प्रसिद्ध वेद हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी थी। कब हुए थे भैया? 2000 साल पहले। कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के 2 से 6 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा होती है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। वैसे होती है भाई 2 से 6। इन्होंने किस किन को जोड़ बताया था? दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को। अब भाई इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पूर्वातिथियों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खैरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसी साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रसभरियाँ एकत्रित की जाती थी। ठीक है भाई, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है 4th। भाई अब हम इसके जो की पॉइंट है वो देख लेते हैं। ये भाई वेदों की रचना का आरंभ लगभग 3500 साल पहले कब हुआ था? भाई वेदों की रचना कब स्टार्ट हुई थी? 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माणों की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई थी भाई। ठीक है, कहाँ पे भाई? ये जो दक्षिण साइड में। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। चरक लगभग 2000 साल पहले भाई लिखी गई थी। ठीक है, इसमें बताया गया था भाई हड्डियों के बारे में। अब जो भाई अपना क्या है, अपने जो ये मिलान करने हैं भाई एक्सरसाइज, इनको कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला भाई अपना सूक्त बताओ भाई। सूक्त का मतलब क्या होता है भाई? अच्छी तरह से बोला गया। जो हमें भाई ऊपर ऋग्वेद पढ़े थे उनमें सूक्त शब्द का प्रयोग किया गया था, अच्छी तरह से बोला गया। फिर उसके बाद रथ। रथ क्या है? युद्ध में प्रयोग किया जाता था। उसके बाद है यज्ञ। यज्ञ है भाई अनुष्ठान। उसके बाद है दास। दास को दासु या बाद में क्या बोला गया भाई? गुलाम। और महापाषाण क्या है भाई? सजाए गए पत्थर। ठीक है, तो भाई आज हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ भाई आप सभी ठीक हो गए और वीडियो को पूरा देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्दी हम अपनी हिस्ट्री कंप्लीट करके उसके बाद भाई जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करवाएंगे। धन्यवाद भाई।